गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अमीबा में गमन, परासरण नियमन तथा जनन की बात करेंगे। अमीबा के बारे में आपको पता है कि एक कोशीय जंतु है और स्वच्छ जल में रहने वाला प्राणी है, माइक्रोस्कोपिक है। इसमें परासरण नियमन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम ये जानते हैं कि जो भी जंतु स्वच्छ जल में रहते हैं तो उनमें, जैसे अमीबा पर्टिकुलरली की या एक कोशीय जंतुओं की बात करें कि प्लाज्मा झिल्ली परमेबल होती है, तो पानी बॉडी के अंदर एंटर करता जाता है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि एक्सेस अमाउंट में पानी हो जाता है, और जब एक्सेस अमाउंट में पानी हो जाएगा तो उसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। अगर नहीं निकालेंगे तो परिणाम होगा कि कोशिका फट सकती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन एक आवश्यक प्रक्रिया है, तो जिसमें जल की मात्रा का नियमन होता है। यहाँ पर ये डायग्राम बताता है कि वाटर एंटर्स बाय एंडोस्मोसिस, पानी बाहर से अंदर प्रवेश करता है। यहाँ छोटी छोटी वैक्यूल्स बनती है पहले, और छोटी छोटी वैक्यूल्स के साथ एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण, फ्यूज होकर एक बड़ी वैक्यूल का निर्माण कर लेते। एंट्री ऑफ एक्स्ट्रा वाटर इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये पानी अतिरिक्त मात्रा में जो होता है वो इसमें प्रवेश कर जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल साइज में बढ़ जाती है, संकुचनशील धानी अपने आकार में वृद्धि कर लेती है। एनलार्जमेंट होता है संकुचनशील धानी का, और फिर ये मूवमेंट करती है यूरोइड की तरफ, मतलब पीछे की तरफ, और अमीबा के पश्च भाग की ओर ये मूवमेंट करके प्लाज्मा झिल्ली के साथ में ये संकुचनशील धानी फ्यूज होकर एक्सेस अमाउंट को, एक्सपल्सन ऑफ वाटर बाय सिस्टोल, ये बस्ट हो जाती है। ये डायस्टोल होता है, बढ़ने की प्रक्रिया और फटने की प्रक्रिया को यहाँ पर सिस्टोल कहते हैं। इस तरह से ये साइकिल रिपीट होती रहती है, 1 2 3 4 5 तक आती है, 6 में फिर वापस चल देती है, और इस तरह से ये नियमित प्रक्रिया चलती रहती है, जिसकी वजह से पानी का यहाँ पर एक्सेस अमाउंट वाटर का रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गमन की। तो अमीबा में गमन के लिए अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। अमीबा में हम सामान्यतया जानते हैं कि कूटपाद होते हैं, और कूटपादों की सहायता से अमीबा में गमन होता है। यहाँ पर पहला सिद्धांत, जिसे आसंजन थ्योरी कहते हैं, या एडेशन थ्योरी या आसंजन सिद्धांत कहते हैं। किस तरह से आसंजन सिद्धांत काम आता है गमन के लिए? हम ये बात जानते हैं कि अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है। जिस दिशा में भी इसको गमन करना होता है उसी दिशा में कूटपाद का निर्माण होता है, और वो किसी सबस्ट्रेट से चिपक जाता है, और सबस्ट्रेट से चिपक के फिर आगे की तरफ चिपक के आगे लुढ़कता जाता है। एक सिद्धांत तो होता है चिपकने का सिद्धांत, जिस दिशा में गमन करता है उस दिशा में ये चिपक कर पीछे से आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी बात हम कहते हैं कि संकुचन मत, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। शूल्ज 1861 ने कॉन्ट्रैक्शन मत दिया, और इस सिद्धांत के अनुसार सरफेस, इस सिद्धांत के अनुसार हम यूं कहें कि जैसे जैसे अमीबा को जिस दिशा में गमन करना है उस दिशा में यह आगे की तरफ कूटपाद निकालती है और पीछे से संकुचित होती है। ऐसी स्थिति देखने पर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पीछे के भाग में संकुचन होता है और अगला भाग फूल के आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से ये संकुचन थ्योरी
प्रतिपादित की सुलझन। तीसरा सिद्धांत यहाँ पर सरफेस टेंशन थ्योरी या सतह तनाव सिद्धांत का है। सतह तनाव सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बर्थोल्ड 1886 ने यह सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार अमीबा में किसी भी स्थान पर स्थानीय कणों से सरफेस टेंशन अकस्मात कम हो जाता है और यहाँ से कोशिका द्रव भीतरी तनाव के कारण पादाब के रूप में उभर आता है। बूस्ली और रमलर ने इस मत का समर्थन किया कि धरातल तनाव तरल धरातल पर होता है और अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली पर इसका अस्तित्व असंभव सा है। फिर भी इस तरह का सिद्धांत यहाँ पर प्रस्तुत किया बर्थोल्ड ने सरफेस टेंशन थ्योरी। सामान्यतः सरफेस टेंशन थ्योरी के बारे में जो विचार है वो दो सतह के बीच में जो तनाव में अंतर होता है या सरफेस टेंशन के कारण, तो ये एक कार्बन पार्टिकल ऊपर रख के फिर देखा गया कि ये इस तरह से गति करती है। दूसरी बात आती है लुढ़कने का सिद्धांत और ये है जेनिंग का रोलिंग मोमेंट थ्योरी। तो थ्योरी ऑफ रोलिंग मोमेंट जेनिंग 1904 ने यह सिद्धांत दिया और ये पर्टिकुलर अमीबा वेरुकोसा के लिए यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। इन्होंने बताया कि अमीबा की सतह पर एक कार्बन पार्टिकल रख देते हैं और अमीबा एक गेंद की समान लुढ़कती हुई आगे चलती है, जिससे कि कार्बन पार्टिकल की दिशा परिवर्तित हो जाती है, क्या स्थान परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे अमीबा लुढ़कती है वैसे वैसे कार्बन पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती है, कभी ऊपर से नीचे, आगे, नीचे और पीछे की तरफ कार्बन पार्टिकल होते हुए वापस से डोर्सल साइड में आ जाता है या ऊपर की तरफ आ जाता है। इस तरह से ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया अमीबा वेरुकोसा के लिए। पांचवा सिद्धांत जो है वॉकिंग मोमेंट थ्योरी ऑफ, इस सिद्धांत को हम कहते हैं चलन सिद्धांत। डेलिंजर के अनुसार गमनशील कोशिका में पार्श्वपाद होते हैं या पैरापोडिया, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया, और इन सूडोपोडिया के कारण से ये यहाँ पर गमन सिद्धांत है पहले डायग्राम के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अमीबा के ये सबस्ट्रेट है, जिसे हमें पता लगेगा ये नीचे आधार भाग जिस पर ये कोई पार्टिकल जिसको कि अमीबा लांघता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, तो ये सूडोपोडिया बना जिस दिशा में अमीबा को गमन करता है। उस दिशा में ये सूडोपोडिया बढ़ता है, पीछे के सूडोपोडिया विलुप्त होते हैं, नया सूडोपोडिया बनता है जो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह से जिस तरह से कैटरपिलर इस तरह से चलता है, उस तरह की बात यहाँ पर कूटपाद आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, पीछे की तरफ विलुप्त होते रहते हैं, नया कूटपाद आगे की तरफ बनता है, वो सतह पर आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह की बात डेलिंजर ने प्रतिपादित की और उन्होंने बताया कि शरीर का प्रमुख भाग आधार तल से उठा और केवल सूडोपोडिया पर सदा वैसे ही चलता है जैसे हम हमारी टांगों से चलते हैं। यह डायग्राम में इसी प्रकार से गमन बताया गया है। नेक्स्ट सिद्धांत है सोल जेल थ्योरी। और सोल जेल थ्योरी जो हम कहते हैं छठा सिद्धांत, हाइमन ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया और इसको सपोर्ट करने वाले पेंटिन 1923 और मास्ट 1926 ने इसको समर्थन दिया। इनका कहना है कि
कोशिका द्रव जो है अमीबा का, वो उसमें दो तरह के फॉर्म होती हैं, दो रूप होते हैं। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि जेल फॉर्म है और अंदर की तरफ है वो सोल फॉर्म है। तो सोल और जेल का जो सिद्धांत है वो हम यहाँ पर देखेंगे। अंदर की तरफ जो है ये वाला पार्ट जो सोल होता है, कंपैरेटिवली गाढ़ा होता है, तो ये प्लाज्मा सोल अंदर का भाग, और ये गाढ़ा होके आगे की तरफ बढ़ता है। फिर आगे की तरफ ये पार्ट जो है ये लिक्विड में परिवर्तित होता है, जेल में परिवर्तित होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं जेलेशन। तो जिस दिशा में अमीबा गमन कर रहा होता है उस दिशा में ये लिक्विड फॉर्म में आता है, जिससे कि प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर दबाव पड़ता है और इससे एक हाइलैंड कैप बनता है और जो आगे की तरफ बढ़ता है। अब ये जेल जो है पीछे की तरफ बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर प्लाज्मा सोल जेल में परिवर्तित होता रहता है और जेल साइड से होते हुए पीछे की तरफ यूरोइड पार्ट में या पीछे की दिशा में गति कर जाता है। वहां पर दूसरा स्टेप होता है और उसे हम कहते हैं सोलेशन। कहा मतलब लिक्विड पार्ट सॉलिड पार्ट में या सेमी सॉलिड पार्ट में परिवर्तित होता है। इस तरह से ये फिर से गाढ़ा होकर आगे की तरफ प्रवाहित होता है। इस तरह की बात जब हम करते हैं तो यहाँ विस्कोसिटी में अंतर होता है और उस अंतर के कारण से अमीबा में गमन होता है। इसमें 4 स्टेप में हम बात करते हैं कि अमीबा की दिशा में प्लाज्मा लेमा किसी सबस्ट्रेट या आधार से चिपकता है और वहीं पर प्लाज्मा जेल या जो कहें कि एक्टोप्लाज्म का अधिकांश द्रवण के कारण महीन और कमजोर हो जाता है। दूसरी बात, कमजोर प्लाज्मा जेल स्तर को फोड़कर प्लाज्मा सोल का तनाव के कारण आगे बढ़ना और हाईलाइन कैप से टकराकर जेल दशा में बदलता है। और नेक्स्ट स्टेप में शरीर पर अस्थायी पक्ष प्लाज्मा जेल का सोल में बदलना और यहीं पर प्लाज्मा जेल में संकुचन होना। कहने का तात्पर्य है कि पहली बात, प्लाज्मा सोल आगे की तरफ बढ़ना और जेल में परिवर्तित होना। दूसरी बात, प्लाज्मा जेल आगे प्लाज्मा झिल्ली पर टकराता है जिससे कि सूडोपोडिया का निर्माण होता है, कूटपाथ का निर्माण होता है, हाइलाइन कैप का निर्माण होता है जिस दिशा में ये गमन करता है। और फिर बाद में टकराने के बाद वो प्लाज्मा जेल पार्श्व सतह से होते हुए पीछे की तरफ यूरोइड पार्ट की तरफ पहुंचता है और नेक्स्ट स्टेप में वो फिर से प्लाज्मा जेल सोल में परिवर्तित होता है। और ये प्रक्रिया चलती रहती है कि सोल का जेलेशन होना और जेल का सोलेशन होना। ये दोनों बातें हैं। प्लाज्मा सोल जेल में परिवर्तित होता है, प्लाज्मा जेल सोल में परिवर्तित होता है। ये रिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसके सहायता से अमीबा में गमन देखने को मिलता है। तो ये इसका छठा सिद्धांत था और इसके सपोर्ट में पेंटिन और मास्ट 1923 और 1926 में इसके समर्थन किया था। उसके नेक्स्ट सिद्धांत, सातवां सिद्धांत जिसे हम कहते हैं आणविक वलनन अवलनन का सिद्धांत, मोलिकुलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी। अब बात आती है जिस तरह से सोल का जेल में परिवर्तित होना, जेल का सोल में परिवर्तित होता, उसी तरह से हम यहाँ पर भी हम कहते हैं कि कोशिका द्रव्य जो होता है अमीबा का, उसमें प्रोटीनियस पार्ट होते हैं और इसमें प्रोटीन जो उपस्थित होते हैं वो बाहर की तरफ जो है वो यूं कहें कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटीन के रूप में देखने को मिले और अंदर की तरफ के प्रोटीन हम यूं कहें कि मोर कॉम्प्लेक्स के टाइप में या क्वाटनरी या टर्सरी नाम प्रोटीन देखने को मिले। ऐसी स्थिति में यूं कह सकते हैं कि बाहर की तरफ के जो प्रोटीन होंगे अवलित होंगे, अवलनन वाले होंगे, अनफोल्डेड होंगे, जिसके कारण से वो जेल फेज होगी। और अंदर वाले पार्ट में जो प्रोटीन उपस्थित होंगे वो फोल्डेड होंगे जिसके कारण से वो सोल फेज में होंगे। तो जब
वलनन वाले प्रोटीन अग्रभाग पर जिस दिशा में गमन करता है अमीबा, उस दिशा में वो अवलित होते हैं, तो सरफेस पर जो है दबाव डालते हैं। ऐसी स्थिति में जब सरफेस पर या प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर जो दबाव डलेगा, तो वहां प्लाज्मा झिल्ली आगे की तरफ बढ़ेगी, तो जिस दिशा में भी गमन करना होता है तो अमीबा में गमन उसी प्लाज्मा झिल्ली के बढ़ने के कारण से वहां देखने को मिलता है, और फिर ये पार्ट पीछे की तरफ चला जाता है। अवलित पार्ट वहां वापस से वलित होते हैं, तो पीछे की झिल्ली सिकुड़ती है, यूरोइड पार्ट जो है सिकुड़ा हुआ देखने को मिलता है, जिसके कारण फिर से वापस से अवलित प्रोटीन जो है पिछले भाग में वलित होते हैं और वो सोल फेज में परिवर्तित होते हैं कंपैरेटिवली। तो ऐसी स्थिति की आगे की तरफ एवलन होना, पीछे की तरफ वलनित प्रोटीन का होना अमीबा को गमन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है यहाँ पर, जो नेक्स्ट डायग्राम आपको मिल रहा है वो फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी है, फंवारा क्षेत्र संकुचन सिद्धांत। ये सिद्धांत, हाँ हमने बताया नहीं यहाँ पे, मोलिकुलर फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी को सिद्धांत को देने वाले गोल्डेकर और लॉर्च 1950 और 52 में हैं, उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और नेक्स्ट सिद्धांत जो है वो फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, जिसे हम कहें फंवारा क्षेत्र संकुचन सिद्धांत, ये सिद्धांत देने वाले मिस्टर एलन 1962। इन्होंने ये सिद्धांत अमीबा के कोशिका द्रव के संगठन और गमन के बारे में एक भिन्न मत प्रस्तुत किया इन्होंने, और इसके अनुसार अमीबा का एक्टोप्लाज्म बाहरी तरल हाइलाइन स्तर और भीतरी गाढ़े जेल स्तर में विभेदित होता है। एंडोप्लाज्म में गाढ़े जेल का एक अक्षीय क्षेत्र या एक्साइल कोर होता है तथा इसके चारों तरफ और पीछे की तरफ तरल सोल का जो है शियर जोन होता है। तो अक्षीय क्षेत्र का जेल आगे की ओर खिंचता है और पादाब के छोर पर हाइलाइन को टोपी से टकराकर और फव्वारे की भांति पार्श्वों में फैलकर एक्टोप्लाज्म के जेल स्तर से मिल जाता है। इसी फव्वारा क्षेत्र में जेल अपना कुछ जल त्याग कर संकुचित होता है, जिससे कि अक्षीय क्षेत्र और आगे की ओर खिंचता है। तो यहाँ पर ये बात हम देखते हैं कि सोल के बीच में एक जेल एंडोप्लाज्म देखने को मिलता है, और वो जब बाहर की तरफ निकलता है तो फव्वारे के रूप में वो एक हाइलाइन कैप का निर्माण करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें गमन होता है। एक और सिद्धांत भी है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, और रिनाल्डी और जॉन 1963 में एलन के मत जो है ऊपर हमने बात की थी, फव्वारा क्षेत्र वाला सिद्धांत, इसकी आलोचना की और मास्ट के मत की पुष्टि करते हुए बताया कि शरीर के अस्थायी पश्च भाग में प्लाज्मा जेल के संकुचन से प्लाज्मा सोल पर हाइड्रोलिक प्रेशर पड़ता है, और इस दाब के कारण अग्र छोर पर सबसे अधिक और मध्य में सबसे कम तथा पश्च भाग में मध्यम होता है, और इस रेजिस्टेंस से सबसे कम, मध्यम और अधिकतम होने की वजह से अधिकांश प्लाज्मा सोल नए पादाब की ओर बहता है। तो ये बात इनके सिद्धांत की थी। आप यहाँ पर एडेजन थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी शूल्स की, सरफेस टेंशन थ्योरी बर्थोल्ड की, जेनिंग का लुडकने का मत, वॉकिंग मोमेंट थ्योरी डेलिंजर का, सोल जेल सिद्धांत हाइमन का, मोलिकुलर फोल्डिंग अनफोल्डिंग सिद्धांत, आणविक वलनन अवलनन सिद्धांत गोल्डेकर और लॉर्च का, और फाउंटेन जोन थ्योरी या फव्वारा क्षेत्र संकुचन ये एलन का, ये सब सिद्धांत गमन के लिए प्रचलित हैं जो अमीबा में प्रयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं अमीबा में जनन। ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है और अमीबा में जनन की प्रक्रिया इस एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होती है। ये भी माना जाता है
कि जब एक ही कोशिका है, बीचों बीच में केंद्रक उपस्थित है, हम ये बात मानते हैं कि लगभग केंद्र के अंदर 500 से 600 क्रोमेटिड्स या क्रोमोसोम्स उपस्थित होते हैं। उसके सबके बावजूद भी यहाँ पर जो जनन की बात करते हैं तो वो अमीबा में सदैव अलैंगिक एसेक्सुअल प्रकार का जनन होता है। और इस एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन में निम्न विधियां हैं, जिनमें सबसे पहली विधि, जो पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, और उसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन या द्विविभाजन का सिद्धांत। द्विविभाजन के सिद्धांत में आप यहाँ देखते हैं कि बीच में जो केंद्रक होता है, अभी हम बात कर रहे थे 500-600 यहाँ पर गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, और ये गुणसूत्र मतलब इस केंद्रक के अंदर समसूत्री विभाजन की तरह से ही यहाँ विभाजन देखने को मिलता है। लेकिन विभाजन केंद्रक के अंदर हो रहा है और केंद्रक का विभाजन हो जाएगा। समसूत्री विभाजन की समस्त अवस्थाएं, जिस तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की प्रवस्थाएं होती हैं, और उसके बाद में ऐसा होने के बाद दोनों डॉटर न्यूक्लियाई दोनों भागों में विभाग दोनों तरफ पहुंचती हैं और दो डॉटर अमीबा का निर्माण हो जाता है। ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है बाइनरी फिशन के अंदर, जिसे अमीबा में द्विविभाजन की प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा विभाजन जो है यहाँ देखने को मिलेगा बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन संभवतया सामान्य दशाओं में ही बारंबार के द्विविभाजन से कमजोर हो जाने पर या प्रतिकूल वातावरण में अमीबा की कुछ जातियां इस विधि से प्रजनन करती हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली टूट जाती है, परिणाम स्वरूप जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कोशिका द्रव में मुक्त होकर कुछ समूहों में बिखर जाता है। धीरे धीरे प्रत्येक समूह के चारों ओर एक केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है और वह एक संतति केंद्रक बन जाता है। फिर शरीर का पूरा कोशिका द्रव नन्हे छोटे छोटे केंद्रकों को घेरते हुए उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है। और ऐसी स्थिति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कहते हैं स्पोरुलेशन। इस भाग के अंदर ये यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो फट गया, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो फैल गए, ये केंद्रक फट गया, डॉटर न्यूक्लियाई बन गए छोटे छोटे भागों में, और इन सबके चारों तरफ छोटा थोड़ा जो है केंद्रक द्रव इकट्ठा हो गया। ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्पोर मेम्ब्रेन बना लेते हैं, इनको हम स्पोर्स कह देते हैं। और अनुकूल परिस्थितियां आने पर प्रत्येक स्पोर में से या आवरण को तोड़कर एक नन्हा अमीबा बाहर निकल आता है और वृद्धि करके वयस्क अमीबा का निर्माण करता है। इस तरह से ये स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन की प्रक्रिया है, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है। अब आगे चलते हैं हम सिस्ट फॉर्मेशन के लिए, और जिसे हम कहते हैं एनसिस्टमेंट या परिकोष्टन या मल्टीपल फिशन भी कह देते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि प्रतिकूल वातावरण की परिस्थितियों में अमीबा सिकुड़कर अपने चारों तरफ एक सिस्ट या पुटी का निर्माण कर लेती है, और इसका केंद्रक बारंबार समसूत्री विभाजन द्वारा लगभग 500-600 नए संतति केंद्रकों में बट जाता है अंदर ही अंदर। तो प्रत्येक केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव की थोड़ी सी मात्रा पृथक हो जाती है। इस प्रकार पूर्ण शरीर नन्ही छोटी छोटी अमीबा में बढ़ जाता है, जिन्हें अमीबुली कहते हैं, या बीजाणु अमीबाग या सूडोपोडियोस्पोर्स का नाम देते हैं। तो ये संतति अमीबा बीजाणु जैसे ही लगते हैं, परंतु इनका केंद्रक जनन केंद्रक के क्रोमेटिन कणों से नहीं, वरन इसके विभाजन से बनता है। तो अनुकूल वातावरण परिस्थितियां होने पर ये दीवार, इनकी जो पुटी होती है, सिस्ट होती है, वो जल सोख कर फट जाती है और ये अमीबुली बाहर निकलकर स्वतंत्र अमीबा का निर्माण कर लेती है। ये तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार है। अब हम चौथा और पांचवें प्रकार के लिए, पहली बात हम कहते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता। ये बात हम जानते हैं अमीबा के लिए कि अमीबा एक कोशीय जंतु है, और अगर इसके 1000 टुकड़े भी कर दिए जाएं और प्रत्येक टुकड़े के अंदर एक छोटा सा केंद्रक का भाग भी पहुंच जाए, तो प्रत्येक टुकड़े के चारों तरफ एक केंद्रक का भाग, प्रत्येक टुकड़े में एक केंद्रक का भाग हो तो प्रत्येक टुकड़ा एक नई अमीबा को जन्म दे देता है। इस तरह से
और जिसमें केंद्रक नहीं होता है वो भाग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो अगर केंद्रक का थोड़ा सा भाग भी है तो वो एक नई अमीबा को जन्म दे देगा। तो इस प्रकार से पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की पावर होती है, और इसी पावर के कारण से इसको हम कहते हैं अमीबा इज इमोर्टल, अमीबा अमर होता है। पांचवा एक तरीका ऐसा है जिसे हम जनन का प्रकार तो नहीं कहते, लेकिन होता उसी के साथ में है। होता क्या है इसमें, जैसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन या संयुग्मन। कुछ वैज्ञानिकों ने अमीबा में संयुग्मन का भी वर्णन किया है, और इसके अनुसार क्या है कि दो अमीबा कुछ समय के लिए परस्पर संपर्क में रहकर फिर पृथक हो जाते हैं। इसे एक कायाकल्प प्रक्रिया या रिजुविनेशन प्रोसेस कहा जाता है, पर इसके ठोस प्रमाण नहीं है। क्या होता है इसमें, यूं कहते हैं कि जब अमीबा बार बार बाइसेक्सुअल क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी फिशन से अलैंगिक जनन करता है तो ये कमजोर पड़ जाता है। तो क्या होता है, दो अमीबा पास पास आती हैं और वो जुड़ जाती हैं आपस में, तो उनका जो एक तरह से यूं कहें कि पुनर्यौवन प्रावस्था, उनमें पुनः शक्ति आ जाती है और वो फिर से वापस से पृथक हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया जिसे हम रिजुविनेशन या कायाकल्प प्रक्रिया कहते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन इसके कोई प्रमाण नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।